दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में। अब तक हमने दो विषयों पर अपनी पिछली क्लास ले चुके हैं। पहली क्लास हमारी प्रकाश, जिसका परावर्तन और अपरावर्तन के बारे में हमने जाना। दूसरी क्लास हमारी तरंग को लेकर थी, उसके बारे में भी हमने संपूर्ण तथ्य आपको बताए और उसको लेकर हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर भी किए। आज जो मैं आपके सामने विषय लेकर आया हूँ वो है ध्वनि। ध्वनि मतलब साउंड। साउंड शुरू करने से पहले कुछ जनरल बातें समझ लेते हैं। साउंड है क्या? अब हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, सुनाई दे रही हैं, तो वो किस माध्यम से सुनाई दे रही हैं? ऐसा तो है नहीं कि मैं जो भी बोल रहा हूं वो शब्द जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे के वैसे मेरे मुख से बाहर निकल रहे हैं और वैसे ही वैसे आपके कानों तक जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ध्वनि जो है वो सिर्फ एक सेंसेशन है ऑफ हियरिंग। सेंसेशन ऑफ हियरिंग का मतलब है सुन सकने की संवेदन क्रिया ही ध्वनि है। अब ये ध्वनि किस प्रकार से होती है, किस प्रकार निकलती है? अब कभी कभी आपने देखा होगा कोई, आप एकदम जा रहे हैं और एकदम पीछे बहुत जोर से आवाज लगाता है, अरे सुरेश सुनो, अरे रमेश सुनो, हमें एकदम सुनाई देता है, हम रुक जाते हैं। अब हम तो बहुत तेजी पर थे और बहुत तेजी से चलते हुए हमें फिर भी सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब कि हमारी जो ध्वनि है वो क्या करती है? संचरण करती है। संचरण करती है दो माध्यमों के बीच में। अब ध्वनि है क्या? अगर इंग्लिश में देखें, इट इज द एनर्जी ऑफ सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जिसका हिंदी अर्थ है ध्वनि एक ऊर्जा है जो सुन सकने की संवेदन पैदा करती है। संवेदन पैदा करती है, वही क्या है? हमारी ध्वनि है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों तक सुन सकने का संवेदन पैदा करती है। अब संवेदन क्या है? आखिरकार संवेदन क्या है? अब हमारे जो कान होते हैं उनके अंदर एक पर्दा होता है। वो पर्दा फड़फड़ाता है। कब फड़फड़ाता है? जब कोई सामने से कोई भी ध्वनि उत्पन्न करता है। मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे मुख से निकलने वाली वाणी, ध्वनि आपके कानों तक पहुंच रही है। आपके कानों तक पहुंचे तो हमारे कान का जो पर्दा है वो ध्वनि से फड़फड़ाता है और वो फड़फड़ाने से ही जो संकेत हमारे मस्तिष्क में जाते हैं, हमारा मस्तिष्क उनको रीड करता है और हमको ये बताता है कि सामने वाला हमें क्या कहना चाह रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जो हमारे कानों के सुन सकने की संवेदन उत्पन्न कराती है, वही ध्वनि होती है। तो ध्वनि के बारे में आप रूपरेखा समझ गए होंगे कि हमारी ध्वनि एक ऊर्जा ही है, सिर्फ एक एनर्जी है जो सिर्फ हमारे सुन सकने के लिए सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, संवेदन प्रोड्यूस करती है और कुछ भी नहीं होती है। तो ध्वनि आखिरकार कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है? तो हम देखते हैं ध्वनि के उत्पादनों के बारे में अगर हम जाने तो ध्वनि एक हमारे बोलने से ही उत्पन्न नहीं हो रही है, अलग अलग कारणों से भी हमको सुनाई देती है। तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से किसी वस्तु के कंपित करके ध्वनि के उत्पादन किया जा सकता है। कंपित कर मान लीजिए किसी भी वस्तु के अंदर कंपन पैदा कर दें, किसी भी वस्तु के अंदर कंपन पैदा कर दें, जैसे कि एक कटोरी और चम्मच ले लीजिए और कटोरी और चम्मच को अगर हम हल्का सा भी हिलाएं तो उसके अंदर क्या होने लगेगी? कंपन पैदा हो जाएगी और कंपन पैदा होकर वहां पर ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी। या अगर आप हाथों में कांच के कंचे ले लें और कंचों को कुछ इस तरीके से हिलाएं तो हिलाएंगे तो उनके हिलने से वहां पर कंपन पैदा हो जाएगी, विक्षोभ पैदा हो जाएगा और वो कंपन क्या कहलाएगी? ध्वनि पैदा कर देगी। दूसरा कंपन क्या है? वाइब्रेशन, जिसको हम इंग्लिश में जानते हैं वाइब्रेशन। किसी वस्तु का तेजी से अपनी साम्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करना, साम्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करना ही क्या कहलाता है? कंपन कहलाता है, वाइब्रेशन कहलाता है। समझने का मतलब क्या है कि कोई चीज एक जगह से गई ही नहीं, एक जगह से दूसरी जगह गई ही नहीं है, सिर्फ अपने ही स्थान पर आगे पीछे हिलडुल रही है और उसके हिलडुलने से ही जो पैदा हो रही है वो क्या है? हमारी ध्वनि होती है। तो ध्वनि किस कारण से पैदा हुई? सबसे महत्वपूर्ण कारण कंपन। कंपन करने से ही ध्वनि उत्पन्न हो रही है हमारी। और कंपन के बारे में हमने जाना कि किसी वस्तु का तेजी से बार बार अपनी साम्य स्थिति में इर्द गिर्द घूमना ही कंपन या वाइब्रेशन कहलाता है। और देख लेते हैं मनुष्य के वाग ध्वनि, उनके वाग तंतुओं
के कंपित होने से उत्पन्न होती है। जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में वोकल कॉर्ड होता है। वोकल कॉर्ड को क्या कहते हैं हिंदी में? वाक तंतुएं कहते हैं। हमारे गले में वोकल कॉर्ड या वाक तंतुएं होते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर से निकलने वाली हवा हमारे वाक तंतुओं को हिलाती है, फड़फड़ाती है। जब वो फड़फड़ाती है तो हमारे फड़फड़ाने से हमारे मुख से ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, और ध्वनि उत्पन्न हो जाने से हमारे मुख से एक अलग तरह का ध्वनि निकलती है, जो हमारे सामने या हमारे इर्द गिर्द होने वाले लोगों को सुनाई देती है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारे इसमें क्या है कि पक्षियों में ध्वनि उनके पंख फड़फड़ाने से भी उत्पन्न होती है। पक्षियों में, अब देखिए, आपने पक्षी तो देखे ही होंगे, किस तरीके से होते हैं। अब जैसे पक्षी बहुत सारे बैठे, आपने बहुत सारे पक्षियों को एक साथ बैठे हुए देखा होगा। अचानक हम लोग आ जाए या कोई आवाज हो जाए या कुछ भी हो जाए तो पक्षी एकदम उड़ते हैं, तो उनके पंख फड़फड़ाते हैं। तो फड़फड़ाने की आवाज भी हमको क्या देती है? सुनाई देती है, क्योंकि वहां भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। आगे देखते हैं, वाद्य यंत्र जैसे सितार, वीणा, गिटार आदि के खींचे हुए तारों में भी कंपन उत्पन्न करके ध्वनि को प्राप्त किया जा सकता है। वाद्य यंत्र, बजने वाले यंत्र बहुत सारे आपने देखे। भाई गाने तो सभी ने सुने आजकल, तो जब गाने हमने सुने तो उनके अंदर म्यूजिक बैंड की भी आवाज आती है। तो वाद्य यंत्र जैसे सितार हुआ, वीणा हुआ, गिटार हुआ, उनके अंदर क्या होते हैं? तार लगे हुए होते हैं। जब हम तारों को हिलाते हैं तो उनके अंदर से ध्वनि पैदा होती है, और ध्वनि अच्छी और बुरी दोनों ही हो सकती है, क्योंकि अगर हमें सही तरीके से उनको हिलाना या बजाना नहीं आएगा तो ध्वनि हमारी समझ में नहीं आएगी। तो हो सकता है कि कोई अनाड़ी भी बैठ जाए, फिर भी हमको ध्वनि सुनाई देगी। तीसरा, वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी, बिगुल आदि वायु स्तंभ, वायु कोष्ठ में कंपन उत्पन्न कर भी ध्वनि पैदा की जा सकती है। जैसे कि यहाँ तो तारों के सहारे से वाद्य यंत्र ध्वनि पैदा कर देते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है? बांसुरी, बिगुल और वायु स्तंभ, वायु कोष्ठक। कहने का मतलब क्या है कि हमारी बांसुरी को ले लीजिए, बांसुरी के अंदर कोई भी तार नहीं होता है। बांसुरी के अंदर हमने देखा एक क्या होता है? वायु स्तंभ होता है, या वायु स्तंभ और वायु कोष्ठक होते हैं। बांसुरी को देखो, एक स्तंभ जैसी होती है लकड़ी की, उसमें जगह जगह छेद होते हैं, मतलब कि वायु कोष्ठक होते हैं। जैसे ही हम एक कोष्ठक में से फूंक मारते हैं तो उसके अंदर से भी क्या हो जाती है? ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, और ध्वनि उत्पन्न होने से हमको क्या सुनाई देती है? ध्वनि पैदा हो जाने के कारण हमको सुनाई देने लगती है। तो इस प्रकार हमारे वाद्य यंत्र और देख लेते हैं। और हमारे देखिए, वाद्य यंत्र जैसे ढोल, तबला, ढोलक आदि में कसी हुई झिल्लानुमी खाल में कंपन उत्पन्न कर भी ध्वनि पैदा की जा सकती है। अब तीसरे तरह का वाद्य यंत्र आ गया, ढोलक, तबला, कॉन्गो। इस तरीके के हमने देखा, उस पर खाल लगी होती है, किसी जानवर से खाल लगाए रखते हैं। अब उस पर भी हम क्या करते हैं? ताप देते हैं। ताप देने से वहां भी ध्वनि उत्पन्न होती है, बड़ा अच्छा मधुर स्वर हमें सुनाई देता है। तो इसका मतलब क्या है कि तीसरे तरह का खाल पर भी अगर हम थाप देते हैं तो थाप देने से वहां पर भी क्या उत्पन्न हो जाती है? ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। और देखते हैं, वाद्य यंत्र जैसे मजीरा, घंटा, जल तरंग इत्यादि में दो वस्तुओं के टकराहट से कंपन उत्पन्न करके भी हम ध्वनि पैदा कर सकते हैं। अब देखिए, पूजा तो सभी के घरों में होती है, घंटा सभी ने देखा है। मंदिरों में जाएं, पूजा करें, घंटी को हिलाते हैं तो दो धातु जब आपस में टकराती है तो वहां भी ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, और ध्वनि उत्पन्न होने से हमको वो साफ तौर पर सुनाई देती है। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त उखड़ने, खरोचने, रगड़ने, फूकने तथा हिलने आदि से भी हम विभिन्न वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ध्वनि ऐसे नहीं, ताली बजा रहे हैं तो फिर भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, हाथों को रगड़ रहे हैं तो भी एक सरसराहट की आवाज आ रही है, किसी चीज को पकड़ के उखाड़ते हैं तो उखाड़ते में भी आवाज पैदा होती है। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ वाद्य यंत्रों से ही ध्वनि पैदा नहीं होती, दो वस्तुओं के आपस के टकराने से भी ध्वनि पैदा होती है। किसी चीज को खरोचने, उखाड़ने, ताली बजाने, सभी से हमारी क्या ध्वनि उत्पन्न होती है। और ध्वनि है क्या? ध्वनि एक सिर्फ ऊर्जा है जो सिर्फ हमको सेंसेशन ऑफ हियरिंग, मतलब सुन सकने की संवेदन प्राप्त कराती है, वही ध्वनि है। तो मैं ये समझता हूं कि आपको ध्वनि का इंट्रोडक्शन, परिचय समझ में आ रहा होगा, और इसको साथ के साथ लिखते हुए भी चलें। अब आगे चलते हैं। आगे चलते में हम ये देखते हैं कि ध्वनि
कार्यकलापों से हम ये देखते हैं कि ध्वनि किस तरीके से उत्पन्न की जा सकती है। एक्टिविटी 1 से, जब एक स्ववृत्त त्रिभुज टर्निंग फ्लॉक को रबर पैड पर मारकर कंपित करते हैं, तो उसमें ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। मतलब कि टर्निंग फ्लॉक क्या होता है, कुछ इस तरीके का कि एक ये होगा, इसमें से एक तरफ ऐसे निकला हुआ होगा, एक तरफ इसमें से ऐसे निकला हुआ होगा। अगर ऐसे किसी यंत्र को हम क्या करते हैं, या सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चिमटा, घरों में चिमटा तो सब, अगर हम उसको किसी भी तरीके से ऐसे मारते हैं तो उसके अंदर भी ध्वनि पैदा होती है। तो हम क्या करेंगे, जब एक स्ववृत्त त्रिभुज टर्निंग फ्लॉक को रबर पैड पर मारकर कंपित करते हैं तो उसमें ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। अब मान लीजिए हम कोई ऐसा पदार्थ, अगर हम टर्निंग फ्लॉक को ही ना कहें, हम ये कहें एक चम्मच को किसी रबड़ के पैड पर मारना शुरू कर दें, किसी को मारना शुरू कर दें, तो पैड में से भी आवाज आनी शुरू हो जाती है। और वो हम कैसे सुन सकते हैं, या तो अपने कानों के नजदीक लेकर जाएं तो हमको साफ तौर पर उसमें से ध्वनि निकलती हुई पता चलेगी, या फिर अगर हम पैड को पकड़े हुए हैं तो अगर हम उस पर चम्मच मार रहे हैं या स्ववृत्त द्विभुज मार रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो अभी हमें क्या होगी, ध्वनि सुनाई देगी। तो ये इस ध्वनि को हम कान के पास जाकर भी सुन सकते हैं, या उंगली के स्पर्श करके भी कंपन को महसूस करते हैं, वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं। या एक दृढ़ आधार पर लटकी गेंद पर यदि अंकपित स्ववृत्त द्विभुज को स्पर्श कराते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दंड, अब क्या कहा गया है कि दृढ़ आधार पर लटकी हुई, तो दृढ़ आधार कैसा, अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने छत पे से ही एक कील टांग ली और उस पर धागा बांधकर बॉल लटका ली, तो वो क्या हो गया, हमारा दृढ़ आधार हो गया। दृढ़ आधार, अब उस पर अगर हम स्ववृत्त द्विभुज को स्पर्श कराएं, हल्का से स्पर्श कराएं, तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपको एक कप के थ्रू बताना चाहूं, अगर ये मान लीजिए ये इसके स्पर्श करा रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं क्या कोई ध्वनि उत्पन्न हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल भी ध्वनि उत्पन्न, स्पर्श कराने से कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं हो रही है, तो फिर ध्वनि उत्पन्न कैसे होगी। तो हम ये देखते हैं कि ये इस चित्र में देखें, इस चित्र में आप देखें कि इस चित्र में अगर हम देखें कि ये हमारा क्या है, दृढ़ आधार है, इस पे हमने क्या लटका रखी है, गेंद लटका रखी है, ये हमारी बॉल हो गई और ये हमारा धागा हो गया। इस पर अब हम क्या कर, टर्निंग फ्लॉक को स्पर्श करा रहे, तो कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं हो। लेकिन जब ये बॉल आकर इससे टकराएगी, मान लिए ये आकर इससे टकराएगा, तो क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होगी। तो हमारे इस कप में अगर मैं इस पेन को टकराता हूं तो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो ये क्या है हमारा, कि जब तक हमारा टर्निंग फ्लॉक या स्ववृत्त द्विभुज को हम गेंद से स्पर्श कराते रहेंगे तो कुछ भी हमारी ध्वनि उत्पन्न नहीं हुई। जैसे ही बॉल उससे आकर टकराएगी तो हमारा क्या होना शुरू हो जाएगा, ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी। वही इस चित्र में हमको दिखाया हुआ है। तो उसी गेंद को यदि कंपमान स्ववृत्त द्विभुज को स्पर्श कराते तो गेंद में कंपन आरंभ हो जाती है। जैसे ही हम उस गेंद में आकर उसको ऐसे करते हैं तो बॉल के अंदर क्या कंपन, हम देखेंगे कि जिस धागे से वो बॉल लटकी हुई है वो हिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही वो हिलना शुरू होगा तो उसका मतलब यह है कि बॉल के अंदर कंपन पैदा हो गई है, कंपन शुरू हो गई है, और कंपन से क्या पैदा होगी, ध्वनि पैदा होगी। तो इस एग्जाम्पल से हमका हल क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि स्ववृत्त द्विभुज की कंपन ऊर्जा एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित हो जाती है। कहने का मतलब जो स्ववृत्त द्विभुज से जो हमारी कंपन पैदा हो रही है वो एक भाग से दूसरे भाग में जा रही है, तो उससे क्या हो रही है, हमारी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, अब ये देखते हैं जैसे कि दूसरे कार्यकलाप से, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब कंपयान स्ववृत्त द्विभुज को पानी के एक सतह से स्पर्श कराते हैं तो
उस क्षेत्र में से पानी की सतह पर तरंगे प्रारंभ होकर गति करने लगती है और ये तरंगे पाद के किनारे तक फैल जाती है। अगर मान लीजिए मैं इस कप में पानी भर दूं, तो पानी भरने के बाद अगर मैं इसके अंदर किसको सौवृत द्विभुज को स्पर्श कराता हूं, जैसे कि मैंने ये आकर स्पर्श करा दिया, ऐसे कर दिया, तो इसके अंदर के पानी में क्या होंगे, विक्षोभ पैदा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विक्षोभ पैदा हो जाएंगे। पानी की सतह पर तरंगे प्रारंभ हो जाएंगी, जो लहरें बन जाती हैं। तो ये तरंगे हमारी फैलती फैलती इस कप के किनारों तक भी पहुंच जाएंगी। यही चीज, तो ये तरंगे कैसे उत्पन्न हुई, जब हमने क्या काम किया, सौवृत द्विभुज को कंपयान से पानी से भरे एक सतह से स्पर्श कराया, जैसे कि चित्र में आप देख सकते हैं, मैं यहां पर आपको चित्र में दिखाता हूं। जब कंपयान सौवृत को पानी में डुबो देते हैं तो स्पर्श क्षेत्रों से पानी की सतह पर अलग अलग तरंगें फैल जाती हैं, बिल्कुल फैल जाएंगी। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस गिलास में सौवृत द्विभुज को अंदर लेकर आ गए, डुबो दिया, यहां पर डुबो दिया। जैसे ही मैं इसको अंदर डुबोऊंगा तो भी क्या होगा, उस पानी के अंदर तरंगे पैदा हो जाएंगी, और तरंगे पैदा होने से वहां पर क्या होंगे, आपस में अति व्याप्तिक होती हुई एक दूसरे पर पड़ने लगेंगी, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर नीचे आने लगेंगे। जैसे कि चित्र में आप देख सकते हैं, चित्र में ये पानी का गिलास है, और पानी के गिलास में हम क्या देख रहे हैं कि इस गिलास के अंदर हमने क्या कर रहा है, वाइब्रेटिंग टर्निंग फ्लॉग, मतलब कि हिलता हो। देखिए चित्र में ये वाइब्रेट कर रहा है, मतलब हिल रहे हैं। वाइब्रेटिंग टर्निंग फ्लॉग यानी सौवृत द्विभुज को अंदर डाला, तो जैसे ही हम अंदर डालेंगे तो उसके अंदर विक्षोभ पैदा हो जाएंगे। विक्षोभ पैदा होने से वो जल जितनी भी तरंगे उत्पन्न होंगी वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये तरंगे किससे उत्पन्न हो रही है कि इस टर्निंग फ्लॉग के हमने पानी के अंदर डाल दिया। पानी के अंदर डालते ही उसके अंदर विक्षोभ मतलब कि तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी। तो इससे ये पता क्या चलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि जब हमारा ये टर्निंग फ्लॉग कंपन कर रहा है तो वो कंपन क्या पैदा कर रहा है, पानी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करने का कारक बन जाता है, और तरंगों का कारक बनने की वजह से वहां पर तरंगे उत्पन्न मतलब कि तरंगे उत्पन्न हो जाती है और वो एक दूसरे के ऊपर अभिव्यक्ति करने लगती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलते में हम ये देखते हैं कि ध्वनि का संचरण क्या है। अब भाई ध्वनि है तो वो संचरण भी कर रही है, चल भी रही होगी, तो हम ये देखते हैं ध्वनि के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। भाई जब ध्वनि चलेगी तो संचरण के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता होगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं जब हम अपने मुख से बोलते हैं तो हमारे मुख से निकलने वाली हवा या मुख से निकलने वाले कण आपने आगे वाले कर्ण को धक्का देते हैं, और इसी तरीके से धक्का देते जितने मेरे वाणी में दम होगा उतनी दूर तक मेरी आवाज चली जाएगी। ठीक है, तो उसी तरीके से ध्वनि को संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। ठोस कैसे हो सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम कहीं पर बंद कमरे में हैं, बंद कमरे में बोलते हैं तो बंद कमरे के अंदर हमारी आवाज गूंजने लगती है। वो गूंजने का कारण क्या है कि हमारी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ रही है, इसी तरीके से वो माध्यम ठोस हो गया। अगर हम द्रव्य की बात करें तो अभी हमने एक एग्जाम्पल उदाहरण में देखा कि एक टर्निंग फ्लॉग को अगर पानी में डुबोया जाता है और वो टर्निंग फ्लॉग मतलब कि सौवृत द्विभुज कंपन कर रहा है तो वहां पर तरंगे पैदा कर देता है, तो वो द्रव्य हो गया। और गैस के अंदर भी हमारी आवाज होती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हवा का चलना, अगर हवा चलती है तो आवाज उत्पन्न होती है, जितनी तेज हवा होती है उतनी तेज उसकी आवाज होती है। तो हमारे तीनों माध्यम भी आपको समझ आ गए होंगे। ध्वनि माध्यम से होकर ही उत्पत्ति श्रोत्र सुनने वाले तक पहुंचते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो इंसान बोलता है उस इंसान से सुनने वाले तक हमारी ध्वनि लगातार जाती है, बीच में
बोलने वाले से सुनने वाले तक, बोलने वाले से सुनने वाले तक हमारी आवाज पूरी तरीके से पहुंचती है और उस पहुंचने में हमारे कणों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसी तरीके से जब कोई वस्तु कंपित होती है तो उसके चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों में कंपन कर देती है। मतलब कि जब हम बोल रहे हैं तो बोलते हुए हमारे चारों तरफ क्या होता है, जितने भी कण मौजूद होते हैं उन कण में कंपन पैदा हो जाती है। मेरे मुख से निकलने वाले कण मेरे सामने वाले कणों को धक्का देते हुए उनसे आगे वाले कणों तक पहुंचते हैं। इसी तरीके से बोलने वाला सुनने वाले तक क्या करता है, अपनी आवाज को पहुंचा देता है। ठीक है, कंपयान माध्यम के कण हमारे कानों तक स्वयं गति करके कभी नहीं पहुंचते हैं। जो हम बोल रहे हैं हमारी आवाज स्वयं किसी के कानों तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकती। तो इसका मतलब क्या है, तो उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और वो माध्यम ठोस, द्रव्य, गैस कुछ भी हो सकता है। और हमारा सबसे बड़ा जो रोल प्ले करते हैं इसमें हमारे कण और पार्टिकल करते हैं, क्योंकि ये और यही कण और पार्टिकल आगे जाकर हमारी आवाजों तक पहुंचाते हैं और ये कंपन करते रहते हैं। तो इसका मतलब ध्वनि का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है। ठीक है, तो संचरण नहीं कर सकती है। कंपयान माध्यम के कण अपने निकटवर्ती कणों में बल देते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि जो निकट के कण होते हैं वो अपने आसपास के कणों को क्या देते हैं, बल देते हैं, जिससे वे कण अपनी संतुलित अवस्था में व्यवस्थित हो कर देते हैं। मतलब कि आराम से रखे हुए, आराम से पड़े हुए कणों में कंपन पैदा कर देते हैं। ये व्यवस्थित कण संचरण की दिशा में आगे के कणों को बल लगाकर उन्हें व्यवस्थित करते हैं और यही क्रम आगे तक जारी रहता है तथा पीछे छूटे गए कण अपनी मूल अवस्था में वापस लौट जाते हैं। और यह प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि कंपन हमारे कानों तक पहुंच नहीं जाता। कि कहने का मतलब क्या है कि जब हम बोलते हैं हमारे मुख के नजदीक के कण क्या करते हैं, हिलने लगते हैं, कंपन पैदा करने लगते हैं, फिर अपने से आगे वाले कणों को कंपन पैदा कराते हैं, फिर उससे आगे के कणों को कंपन पैदा कराते हैं और धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती ही चली जाती है। लेकिन जो कण पीछे रह गए, जो कण पीछे रह गए वो अपनी मूल अवस्था में आते हुए चले जाते हैं और जो प्रक्रिया आगे से आगे दोहराई जा रही है वे वो जब तक चलती रहती है जब तक कि हमारे कानों तक ध्वनि पहुंच ना जाए। तो हमारा ध्वनि का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारे कण, पार्टिकल। ये मैं लगातार आपको बता रहा हूं। इस प्रकार माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ को संचरित होता है। माध्यम के कण क्षणिक विस्थापन के बाद मूल अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो आगे चल रहे हैं और पीछे के बचे हुए अपनी मूल अवस्था में आए। तो इन सारी बातों का निष्कर्ष क्या है, सारी बातों का हमारे समझने का, जितनी बातें मैंने अभी आपको बताया, तो निष्कर्ष क्या निकलता है, वो निष्कर्ष ये है कि कंपित वस्तु में उत्पन्न विक्षोभ माध्यम में गति करते हुए आगे बढ़ते हैं और माध्यम के कारण विक्षोभ के आगे बढ़कर मूल अवस्था में आ जाते हैं। मतलब कि जो कंपन, जिन वस्तु में कंपन पैदा हो रही है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं और पीछे के मूल अवस्था में आते हुए चले जाते हैं। ध्वनि तरंग और एक विक्षोभ है जो माध्यम में होकर गति करता है। मतलब कि ध्वनि क्या है, एक तरंग है, एक डिस्टरबेंस है, एक विक्षोभ है जो कि गति करता है। मतलब किसी भी माध्यम के अंदर गति करता है और गति करता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। इसीलिए ध्वनि को हमने एक तरंग माना है, ध्वनि को हमने एक तरंग के रूप में माना है। जैसे कि तरंग संचरण करती है उसी तरीके से ध्वनि भी संचरण करती है। तो इसका मतलब यही है कि ध्वनि क्या है, एक विक्षोभ है जिसको हमने एक तरंग के रूप में आखिरकार माना। इसलिए ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये यांत्रिक तरंगे भी कहलाती हैं, क्योंकि यांत्रिक तरंगे हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, वो तरंगे जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है संचरण करने के लिए। इसी तरीके से अगर ध्वनि तरंगे भी किसी माध्यम की वजह से चलती हैं तो उनको हम क्या कह सकते हैं, यांत्रिक तरंगे भी कह सकते हैं। ठीक है, लिखते चलिए, समझते चलिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं वायु में संपीड़न व विरल क्या होता है। वायु ध्वनि संचरण के लिए
सामान्य एवं सुगम माध्यम है। वायु क्या है? ध्वनि के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो वह वायु के कणों को धक्का देती है। तो हमारे मुख के आसपास क्या है? वायु ही तो है। तो वायु में मौजूद कण क्या करते हैं? जैसे ही हम बोलते हैं तो हमारे मुख से निकलने वाले कण वायु में मौजूद कणों को धक्का मारते हुए आगे चलते हैं। तो दूसरी बात यह है, धक्का देने से सामने की वायु संपीड़न होती है। संपीड़न माने वायु इकट्ठी होती है, और जिसे संपीड़न मतलब कि कंप्रेशन हम इंग्लिश में बोलते हैं। यह संपीड़न आगे की ओर गति करता है और कंपमान वस्तु को आगे की तरफ धक्का देता है। तो चित्र से हम जल्दी से समझते हैं कि क्या है। देखिए, जब ये फ्लोइंग ये धातु जब कंपन करेगी तो यहां पर जो इकट्ठे हमारे कण होते हैं वो क्या करने लगते हैं? इकट्ठे होने लगते हैं, क्योंकि वायु का दबाव बढ़ जाता है। और इस चीज को हम क्या कहते हैं? संपीड़न कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। जब वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है, जब वस्तु पीछे की ओर कंपन करते तो उस क्षेत्र में वायु कणों को दूर दूर हो जाते हैं। अब क्या है कि कोई चीज ऐसे दबाव में आई फिर आगे तो बढ़ेगी, जैसे ही आगे बढ़ेगी तो आगे के कणों को पकड़ लेगी, तो पीछे वाले क्या हो जाएंगे? उनमें जगह दोबारा से बनने लगेगी। तो जब जगह बनने लगती तो उसको क्या कहते हैं? हम रेयर फ्रैक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेयर फ्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में व्रण कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी हम अपने मुख से कुछ भी बोलते हैं तो हमारे सामने के कण क्या करने लगते हैं? धक्का देने लगते हैं, और वहां पर वायु का दबाव बन जाता है। वो वायु का दबाव आगे वाले कणों को धक्का देना शुरू कर देता है, और पीछे वाले क्या होने लगते हैं? अपने साम्य स्थिति में दोबारा आ जाते हैं। तो यही हमारा क्या है? संपीड़न और व्रण माध्यम है। तो कहने का मतलब क्या है कि वायु के अंदर संपीड़न और व्रण दोनों तरह की क्रियाएं साथ साथ होती हुई चली जाती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हम ये देखेंगे कि इस तरह कंपन से संपीड़न और व्रण एक ही श्रेणी में बन जाते हैं, आसपास ही रहते हैं। ठीक है, ये संपीड़न और व्रण एक ध्वनि तरंग बनाते हैं। दोनों के क्रिया करने से वहां पर क्या हो जाती है? ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, और ध्वनि उत्पन्न होने से हमको कानों तक एक अलग तरह की ध्वनि सुनाई देने लगती है। ठीक है, अब एक प्रश्न लेते हैं। सारी बातें जो हमने समझी उसके प्रश्न के ऊपर हम ये देखें, किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंच सकते हैं? मतलब कि किसी भी माध्यम के कारण अगर कोई भी विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है तो हमारे कानों तक कैसे पहुंच रहा है? भाई कोई चीज दूर, एक मान लीजिए बहुत छोटा सा बच्चा दूर एक डुगडुगी सी बजा रहा है, हमारे कानों तक वो बात आ रही है, तो वो आने के कारण हमारे कानों तक कैसे पहुंच रही है? तो देखिए उसका उत्तर क्या है। जब किसी कंपन वस्तु द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो ध्वनि के कंपन माध्यम के सीमावर्ती कणों में कंपन उत्पन्न करते हैं। ये अभी बताया था कि अगर कोई भी वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है तो अपने नजदीक के कणों में क्या करती है? कंपन पैदा कर देती है, और कंपन पैदा करने से आगे के कणों को क्या देती है? अगले निकटवर्तित कणों में सभी दिशाओं में आगे बढ़ने के लिए धक्का देना शुरू कर देती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक यह हमारे कानों तक नहीं आ जाती। तो पास के कण आगे के कणों को धक्का देते हैं, उसके आगे के कण को उसके पीछे वाले कण धक्का देते हैं। इसी तरीके से प्रक्रिया लगातार चलती हुई जब तक जारी रहती है जब तक हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाती। तो इसका उत्तर यही है कि जब कोई बोलता है और हमारे कानों तक उसकी आवाज किस तरीके से आ जाती है तो उसका कारण कण है। कण ही आगे वाले कणों को धक्का देते हैं और सभी दिशाओं में आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देते हैं, और धीरे धीरे वो प्रक्रिया चलती हुई तब तक जारी रहती है जब तक हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाती। तो इस प्रश्न का उत्तर यही है। नहीं हो गई? अभी रुक जाओ, बस अब खत्म। अब हम आगे बढ़ते हुए एक नया टॉपिक लेते हैं। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा कि माध्यमों की आवश्यकता होती है संचरण के लिए। बहुत ठीक है। ध्वनि जिस पदार्थ के माध्यम में संचरित होती है वह माध्यम कहलाता है, और वह ठोस, द्रव, गैस हो सकता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये जाना। तो ध्वनि जिस भी पदार्थ के अंदर संचरण करती है वो पदार्थ माध्यम कहलाता है, और वो माध्यम ठोस भी हो सकता है, और ठोस भी हो सकता है। ध्वनि के संचरण होते हवा, पानी, स्टील आदि की भी आवश्यकता होती है। ये जरूरी नहीं कि ठोस
और आपके द्रव और गैसेस में भी हो ध्वनि के संचरण के लिए। इसके अलावा भी बहुत ऐसे भौतिक चीजें हैं जैसे कि हवा में भी, पानी के अंदर भी, और स्टील आदि की भी आवश्यकता हो। स्टील के बर्तन बजाने लगो, ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। हवा चलने लगे तो ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, बांसुरी से आवाज किस कारण हुई? ध्वनि के कारण हुई, हवा के कारण हुई। ठीक है, ध्वनि निर्वक्त में संचरण कभी नहीं करती। निर्वक्त माने खुले आसमान में कभी नहीं करती है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं ये बताता हूं, जो लोग स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, वो कितना भी चिल्ला लें, दूसरे को उसकी आवाज कभी भी सुनाई नहीं देती, क्योंकि वहां पर कर्ण होते ही नहीं है जो कर्ण हमारी आवाज को दूसरे तक लेके जा सकते। निर्वक्त में, वैक्यूम में ध्वनि कभी भी संचरण नहीं करती है। तो इसका मतलब यह है, ध्वनि किसी भी पदार्थ के माध्यम में संचरण करे, चाहे वो ठोस हो, द्रव्य हो और गैस हो, या स्टील हो, हवा हो, पानी हो, सभी के अंदर ध्वनि संचरण कर सकते हैं। लेकिन वैक्यूम में, खाली जगह, अंतरिक्ष में, आकाश में हमारी ध्वनि संचरण नहीं कर सकती। हम कितना भी बोल लें, दूसरे को हमारी आवाज कभी नहीं आ सकती, दूसरे को हमारी आवाज कभी नहीं आ सकती। अब एक प्रयोग ले लेते हैं छोटा सा। ये हमने एक वायु रुद्र बेलजार लिया। ये क्या लिया हमने? वायु रुद्र बेलजार लिया, जिसके अंदर की हवा बाहर नहीं निकल सकती है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकती। इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक बेल लगा दी। क्या लगा दी? इसके अंदर वैद्युत धारा परिपथ से जुड़ी हुई एक वैद्युत घंटी लगाई हुई है। ये देखिए, ये हमारी वैद्युत घंटी है। ठीक है, वैद्युत घंटी को बेलजार में लटका देंगे। अब हमने इसमें क्या करा? घंटी को अंदर लटका दिया और हमने स्विच दबा दिया। स्विच दबाने से हमारी क्या होगी? घंटी बजने लगेगी, हमको ध्वनि सुनाई दे देगी। अब इसमें हम एक क्या लगाएंगे? निर्वात पंप लगाएंगे, जो अंदर की हवा को क्या करेगा? बाहर खींचना शुरू करेगा। अब यहां पर हमने वो पंप लगा दिया। देखिए नीचे पंप लगा हुआ है, ये हमारा पंप है जो हवा को बाहर खींच रहा है। अब वो स्विच दबने की वजह से घंटी क्या हो रही है? बज रही है, घंटी बज रही है। जैसे जैसे ये हवा धीरे धीरे इस जार से बाहर निकल जाएगी और इसके अंदर हवा का दबाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हें घंटी की आवाज कभी नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर जगह क्या हो गई? खाली हो गई। हवा का कोई दबाव नहीं, कण नहीं बचे, तो हवा किस माध्यम में संचरण करेगी? तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर खाली जगह पर ध्वनि क्या नहीं हो सकती? गमन नहीं कर सकती है, गमन नहीं कर सकती है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है। तो सारी बातों का मतलब यह है कि खुले अंतरिक्ष के अंदर कितना भी शोर मचा लो भाई, तुम्हें कभी सुनाई नहीं देगा। अब हम प्रश्न पर आ जाते हैं, आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है? तो कैसे उत्पन्न करेगी जी? उसने बटन दबा दिया, घंटी बज गई, हमें सुनाई देगी। और कैसे काम कर रही है? ठीक है, हमें क्या पता क्या काम कर रही है। तो देखो उसका उत्तर क्या है कि घंटी को जब हथौड़े से मारा जाता, अब ये भी सोचोगे कि घंटी में हथौड़ा तो होता ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं भाई। घंटी जो पुराने जमाने की, आजकल की नहीं, जो बोलती है कि पानी भर गया बंद कर दो, वो वाली बात नहीं चल रही है। तो ट्रिन ट्रिन करके घंटी बजती है ना, उसकी बात चल रही है। उसमें एक है ना हथौड़ा सा होता है। कुछ अगर याद ना हो तो कुछ ऐसा देख लो कि एक घंटी का गोल आकार होता है और यहाँ पर क्या होता है? एक हथौड़ा सा होता है। ये जब इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो बेचारा ये इसमें लगातार मारना शुरू कर देता है। इसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो घंटी में जब हथौड़े से मारा जाता है तो घंटी में कंपन उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही हम इसके अंदर क्या देंगे? करंट देंगे, तो ये हथौड़ा लगातार इस कटोरे से टकराना शुरू हो जाएगा और कंपन उत्पन्न कर देगा और कणों को आगे की ओर धक्का मारना शुरू कर देता है। इसके आसपास के जो कण हैं उन कणों को धक्का मारना शुरू कर देगा, और जब तक धक्का मारता रहेगा जब तक कि ये हमारे कानों तक ना आ जाए, जिससे कि उच्च दाब से क्षेत्र बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? संपीड़न कहते हैं। जब कंपन पीछे की ओर धक्का लगाते हैं तो एक कम दाब का क्षेत्र बनता है, जिसे व्रण कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारे कण आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, पीछे क्या होता जाएगा? खाली जगह होती जाएगी, और वो क्या है? हमारा व्रण माध्यम बनता हुआ चला जाएगा। और जब घंटी बजती रहती है तो संपीड़न और व्रण बारी बारी से बनते रहते हैं और आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं। और जब तक ही बजते रहेंगे जब तक हमारे कान तक आवाज ना आएगी और हम कहेंगे भैया बस करो, हमें पता चल गई कि छुट्टी हो गई है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे जितने भी कण हैं आगे बढ़ रहे हैं, वो संपीड़न और व्रण दोनों ही माध्यम लगातार बनाते रहते हैं, उससे हमारे कानों तक आवाज आती रहती है।
तो आज की क्लास में हमने ध्वनि के परिचय के बारे में कुछ उदाहरण के तौर पर और ये भी जाना कि ध्वनि किस तरीके से संचरण करती है और हमारे कानों तक किस तरीके से पहुंचती है। अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि हम क्या कर रहे हैं, जिससे कि हमें समय समय पर पता चलता रहे कि हमारी वीडियो के अंदर कितनी अच्छी बातें हैं और कितनी गलत, जिससे कि हम और अच्छी वीडियो आपके बीच में ला सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।